नमस्कार मित्रों। मित्रों, मैं कह नहीं सकता कि इस शख्स का फ़ोटो आपको इमेजेस में नेट पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है मिल जाएगा। और मिल इसलिए सकता है, संभावना है, क्योंकि ये जुलाई 2011 में शिमला, जिन्होंने देखा है, शिमला के पुराने बस स्टैंड पर एक म्यूज़ियम बना हुआ है और म्यूज़ियम का नाम है रेल म्यूज़ियम है, रेल संग्रहालय है। नाम है बाबा भलकू रेल म्यूज़ियम, बाबा भलकू रेल म्यूज़ियम। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस व्यक्ति के नाम पर ये रेल का संग्रहालय म्यूज़ियम बना हुआ है, उसको समर्पित है उसके नाम को, वो आदमी क्या होगा। इस बात को जब जानेंगे तो आप बड़े परेशान भी हो सकते हैं, हैरान तो होंगे ही कि ये किस ज़माने की बात है कि जब ये महत्वपूर्ण ढंग से किसी व्यक्ति को, किसी सामान्य व्यक्ति को, आम व्यक्ति को इस तरह से मान्यता दी जाए, इस तरह से उसको सम्मान के साथ उसका ज़िक्र इतिहास में दर्ज हो जाए। तो ये बात बड़ी अजीब सी तो लगती है, लेकिन है बहुत दिलचस्प और बड़ी श्लाघा योग्य और सुखद लगती है कि बाबा भलकू राम के नाम से एक रेल म्यूज़ियम। और ये म्यूज़ियम मित्रों जुलाई 2011 में स्थापित हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल पास। और ये इतिहास पुरुष बन गया। अब ये दो करैक्टर, कुछ एक करैक्टर हमारे इतिहास में ऐसे भी हुए जो कॉमन मैन थे, जो आम सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन वो अपने संदेश के माध्यम से इतने बड़े ऊंचे कद्दावर बन गए कि उनको याद किए बिना आप आगे उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे दशरथ मांझी, उसने किस ढंग से एक सड़क का निर्माण किया पहाड़ों को काट काट कर, और किस तरह से ये बाबा भलकू राम ने शिमला कालका रेल लाइन बिछाने में जो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसका ज़िक्र किए बिना उस रेल लाइन की जो यात्रा है वो हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। तो एक असंभव चीज़ को संभव बनाने का श्रेय जिस व्यक्ति को दिया जाता रहा और जिस व्यक्ति को दिया ही जाना चाहिए, वो थे बाबा भलकू राम। बाबा भलकू राम जो है वो बिल्कुल बिल्कुल अनएजुकेटेड, अशिक्षित, पूरी तरह से निरक्षर भट्टाचारी जिसे आप कहते हैं, कोई शब्द नहीं आता था, अंगूठा लगाते थे और बाद में लोगों ने उनको धीरे धीरे हिंदी में हस्ताक्षर करना सिखा दिया, तो हस्ताक्षर भी अमर हो गए। जिस तरह से कांपते हाथों में उस शख्स ने हस्ताक्षर किए हिंदी में, वो भी इतिहास की पुस्तकों का हिस्सा बन गए हैं, म्यूज़ियम में वो भी दर्ज हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अशिक्षित तो थे ही, निरक्षर भट्टाचारी तो थे ही, साथ में बेहद विपन्न व्यक्ति, साधनहीन, गरीब किस्म के इंसान, जिनके लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी आसान नहीं होता था, ये उस वर्ग से आते थे। और तीसरी बात यह है कि ऊपरी शिमला जो है, उसके एक ऐसे क्षेत्र से ये आते थे जो क्षेत्र सुदूर था, बहुत दूर था, और उस क्षेत्र में बाबा भलकू के मकान तक पहुंचना, उनके कमरे तक, वन रूम सेट जिसे आप कह सकते हैं, वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास न पैसा था, न शिक्षा थी, न घर पे, न सिर पर कोई छत थी, ना कोई ऐसी सड़क पे उसका मकान था जहां आसानी से आप जा सकें, पहुंच सकें, तो ये व्यक्ति जो है ये किस तरह से इतिहास की भी किताबों में दर्ज हो गया, इसकी सारी की सारी जो गाथा है वो ऐसी अनूठी है कि उसका जिक्र जब तक ना कर लें शांति नहीं मिलेगी। अब ये जो रेल सड़क है, रेल मार्ग जो है कालका शिमला वाला, ये 1903 में बनना शुरू हुआ था। 1903 में तो पूरा हो गया था ये, उससे पहले 1898 में इसका अनुबंध जो था वो उसका हस्ताक्षरित हुआ था, और जब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिए गए बनाने वालों को, और उसके बाद सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस मार्ग में 130 तो सुरंगें आती हैं छोटी बड़ी, 103, और 879
889 ये छोटे छोटे पुल आते हैं जिनमें से रेल गुजर कर आगे जा सकती है। इतनी संख्या में 103 जो हैं वो टनल्स, सुरंगें, और 899 आप कह लीजिए 889 ये जो हैं अपना पुल, छोटे मोटे पुल मिला के इतने ज़्यादा निर्माण के बाद ये संभव हो पाता। और यदि कहीं से भी थोड़ा सा नक्शे में गड़बड़ हो जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेल दुर्घटनाएं तो होते ही होते। ये रेल का प्रोजेक्ट, ये परियोजना सिरे चढ़ ही नहीं सकती थी। उन दिनों में जब डिज़ाइनर और सारे लोग लगे हुए थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ को इसके आगे कैसे बढ़ें, और कोई ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर हमें चाहिए जहाँ से कोई जिसकी खुदाई संभव हो। और उसकी तलाश के लिए भी उन दिनों को बहुत ज़्यादा बड़े साधन नहीं थे। भूगोल में या भूगर्भ विज्ञान में इतने ज़्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं थे। तब भलखू राम, इसके पास एक लकड़ी की छोटी सी एक डंडी होती थी। ये डंडी से पहाड़ के किसी भी क्षेत्र को बाकायदा उस पर ठोकर दिया करता था, और ठोकर देने के बाद ये कान लगा के सुनता था, और कान लगा के सुनने के बाद ये अपना फैसला दे देता था कि ये क्षेत्र ठीक है, ये क्षेत्र नहीं है। जहाँ इसने रख दिया उंगली, जहाँ इसने सिर हिला दिया कि ये क्षेत्र बिल्कुल ठीक है, यहाँ आप खुदाई कीजिए, वहाँ बिल्कुल ही आसानी से खुदाई हो गई। आसानी से वहाँ से पहाड़ टूटा, आसानी से रास्ता पहाड़ ने दे दिया। अर्थात पहाड़ भी रास्ता देता था तो बाबा भलखू राम के संकेत पर। तो ये सारे के सारे टनल्स, अधिकांश टनल्स, सुरंगें, अधिकांश पुल, ये उसी भलखू राम के द्वारा इंगित हैं। निशानदेही इनकी भलखू राम ने की, और उसके बाद ये इनका निर्माण संभव हो पाया। और ये कितना संवेदनशील मसला था, आप अंदाज़ा लगाइए। आपने एक नाम सुना होगा, रास्ते में आता है बड़ोग। तो बड़ोग जो है वो हिमाचली क्षेत्र है, और बड़ोग जो है वो एक कर्नल थे आर्मी के, जो बाद में ये MES में चले गए थे, निर्माण वाले कार्य में, B&R में भी उनका हो गया था तबादला, बिल्डिंग्स एंड रोड्स। और सीमा के लिए जो बल था, सीमा का वह हिस्सा, वह फोर्स जो निर्माण में, पुलों के निर्माण में संपर्क सूत्र के रूप में जो काम करती थी, वो उस यूनिट में वो धीरे धीरे अपनी सीनियरिटी के बल पर, अपनी वरिष्ठता के बल पर कर्नल हो गए थे। कर्नल उन दिनों में ब्रिटिश सेना में बहुत बड़ा पद होता था, लेकिन उनसे एक चूक हो गई, और एक चूक जो है वो करोड़ों रुपए का उन दिनों में खर्चा ब्रिटिश सरकार को वहन करना पड़ा अतिरिक्त रूप से। करोड़ों का, कितने करोड़ों का होगा, लेकिन 10-20 करोड़ का भी होता हो तो उस युग में 10-20 करोड़ भी बहुत होते थे। सरकार ने इस बात का गंभीर नोटिस लिया, और कर्नल बड़ोग को, इतनी मेधावी शख्सियत को भी 1 रुपये का जुर्माना किया गया, और इस बात का उसको सुनाया गया कि तुम्हें दंड तो मिलेगा, और तुम्हारी सेवाओं जो है उसकी जांच भी होगी, और तुम तब तक मुअत्तल भी रहोगे, सस्पेंड भी रहोगे, जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता। और निर्णय जब आया तो उसमें उसकी इस अक्षम्य भूल के लिए 1 रुपये का जुर्माना भी किया गया उस पर। लेकिन उसकी देन, उपलब्धियां जो अतीत की थी पहले की, उनका भी तो एक रसूख था, और उसी के नाम के साथ दोनों बातें की गई। उसको सेवा से तो अलग किया गया, उसको दंडित भी किया गया, बेशक 1 रुपये का जुर्माना ही सी, लेकिन सांकेतिक रूप में उसको अपराधी भी ठहराया गया। लेकिन उसकी जो पुरानी सेवाएं थी उनका सम्मान भी किया गया, और एक पूरी जो बस्ती थी वो उसके नाम पर, बड़ोग जो है टाउनशिप छोटा सा, उसके नाम पर समर्पित भी किया गया। तो ये अलग अलग तौर तरीके थे मित्रों उस काल के। बहरहाल हम लौटते हैं बाबा भलखू पे। तो भलखू ने जहाँ जहाँ इंगित किया, जहाँ जहाँ निशानदेही की, वो स्थान बिल्कुल उपयुक्त पाया गया। और उसके बाद जब सड़क बनी, जब वो रेल मार्ग पूरा हुआ, तो वो एक सपने से कम नहीं था। और उस वक्त ब्रिटिश शासन के अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यदि बाबा भलखू ना होते
तो ये सड़क, ये रेल मार्ग जो है ये बन ही नहीं पाता। इतनी सुरंगों और इतने पुलों का निर्माण असंभव था। असंभव काम को अगर संभव बनाया तो उसमें पूरा मुख्य रूप से मार्गदर्शन और योगदान बाबा भलकू का रहा है। और बाबा भलकू की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसने उसका कोई मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। इसको ये कहा गया कि आप शहर में कम से कम शिमला में एक फ्लैट ही ले लो, तो इसने वो भी इनकार कर दिया। ना, मैं तो अपनी उस गांव के झोंपड़े में रहूँगा, और झोंपड़े में चला जाता। और झोंपड़े में सबसे बड़ी उसके बारे में फिर कहावतें चलती रही। एक उसके बारे में किंवदंती भी यही थी, और बाद में कुछ लोगों ने पुष्टि भी की कि वो कुछ लोग उसको संत के नाम से भी कहने लगे, संत भलकू राम। तो संत इसलिए कहते थे कि ये आदमी उपराम है छोटी मोटी तकलीफ़ों से, क्योंकि वो जो जिस क्षेत्र में वो रहता था उसको शिमला का ऊपरी क्षेत्र था, वहाँ नहाना तो नसीब हो ही नहीं पाता था। कई कई महीनों नहा नहीं सकते थे लोग, और ऐसे माहौल में जुएं भी सर में पड़ जाती थी। अब जुओं को खुराक भी तो चाहिए। वो संत जी महाराज के मन में ये आया कि जुओं को अगर खुराक ना मिली तो आफ्टर ऑल ये भी तो ईश्वर के दिए हुए जीव जंतु हैं, इनको खुराक तो मिलनी चाहिए। और कहा यह जाता है कि भलकू राम जी उन दिनों शहद उपलब्ध था जंगल में, शहद को बालों पे लगा लिया करते थे ताकि ये जुएँ जो हैं ये भी पलती रहें, और ये कीड़े जो रेंग रहे हैं इनको भी खुराक मिलती रहे। अजीब अलग किस्म की सोच थी। लेकिन जब भी उसे काम के लिए बुलाया जाता था तब उसे कहा जाता था कि ये गर्म पानी लो, इसमें नहा धो के आओ भाई, ऐसे नहीं जा सकते वहाँ पे। तब उसे ठीक ढंग से बुलाया जाता था और ठीक ढंग से ही वहाँ उसको प्रस्तुत किया जाता था। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति जो हैं हमारे इतिहास में कई बार नए पृष्ठ तो जोड़ जाते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठ, लेकिन ये है कि अब उनका मूल्यांकन किस रूप में हो ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी शिमला के पुराने बस स्टैंड के ऊपर अगर उसके नाम का म्यूज़ियम, संग्रहालय उसके नाम को समर्पित होता है, रेल का संग्रहालय, तो इसे भी एक उपलब्धि माना जाना चाहिए। और मित्रों, ऐसी जब भी कथाएं आपको मिलें तो उन्हें याद ज़रूर कर लिया करें। ऐसी शख्सियतें संयोगवश ही आपको मिल पाती हैं, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाती हैं। शुक्रिया।